और तेज, और तेज, बस शिकार कुछ ही दूर पर है। राजा काफी दूर तक हिरन का पीछा करता है, लेकिन हिरन भागते भागते काफी ज्यादा घने जंगलों के भीतर घुस जाता है। अरे तेरी की, मेरी फूटी किस्मत, हाथ आया हुआ शिकार हाथ से चला गया। अब क्या करूं? सुबह से घूमते घूमते सिर्फ वही शिकार हाथ लगा था, लेकिन वो भी हाथ से निकल गया। चलो अब वापस लौट चलता हूँ। इतना सोचकर राजा अपने महल की तरफ वापस चल पड़ता है। राजा जल्दी से इधर उधर देखता है तो दूर एक पेड़ के नीचे एक सुंदर सी राजकुमारी बैठकर रो रही है। अरे ये युवती कौन है और ये यहाँ पर बैठकर रो क्यों रही है? चलो इसके पास चलकर पूछता हूँ। इतना सोचकर राजा उस युवती के पास जाता है तो देखता है कि युवती इतनी ज्यादा सुंदर है कि राजा उसे देखता ही रह जाता है। अरे सुंदरी, तुम कौन हो और तुम यहाँ पर बैठकर इस प्रकार क्यों रो रही हो? मैं राजगढ़ की राजकुमारी इंदुमती हूँ। मेरे पिता युद्ध में दुश्मनों के हाथों से पराजित हो गए और मेरे पिता को उन जालिमों ने बंदी बना लिया। मेरे पिता ने मौका पाकर मुझे उनकी गिरफ्त से आजाद करवा दिया, लेकिन मेरे पिता उसी के पास बंदी हैं। अरे सुंदरी, तुम परेशान मत हो। मैं उज्जैन नगर का राजा वीर प्रताप हूँ। मैं तुम्हारी पूरी सहायता करूँगा। अरे महाराज, मैं रोऊं ना तो क्या करूं? मेरे पिता बंदी बन गए, मेरा सब कुछ लूट गया। अब कहाँ जाऊं? किससे मदद मांगूं? अब तो मेरा कोई घर भी नहीं रहा। अरे राजकुमारी, आप निराश ना हो। आप मेरे साथ मेरे राज्य महल चलिए, वहाँ पर आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। नहीं महाराज, मैं किसी गैर पुरुष के साथ ऐसे नहीं जा सकती। अच्छा ठीक है, यदि तुम ऐसे नहीं जा सकती तो फिर कैसे जाओगी? बताओ मुझे। नहीं महाराज, मैं आपके साथ ऐसे नहीं जा सकती। यदि आप मुझसे विवाह करने के लिए तैयार हो तभी मैं आपके साथ जाऊंगी। उस राजकुमारी के मुख से यह बात सुनकर राजा मन ही मन बड़ा प्रसन्न हो जाता है, मानो उस राजकुमारी ने उस राजा के मुख की बात छीन ली हो। ठीक है इंदुमती, मैं तुम्हारे साथ विवाह अवश्य करूंगा। चलो मेरे साथ। अगले ही दिन राजा का विवाह उस राजकुमारी के साथ हो जाता है। महाराज, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। हाँ हाँ महारानी, पूछो। आप क्या पूछना चाहती हो? महाराज, आप मुझसे कभी भी दूर मत होना, क्योंकि आप जानते हैं ना कि आपके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। अरे महारानी, आप ये कैसी बात कर रही हैं? मैंने आपसे विवाह किया है और मैं भला आपको क्यों छोड़ूंगा? अरे महाराज उठिए, आप तो कितनी देर तक सोते रहते हैं। उठिए महाराज, उठिए। अरे रे रे, ओ हो, आज तो मैं कितनी देर तक सोता रहा। महाराज, क्या आप रोज ही इतनी देर तक सोते हैं? नहीं महारानी जी, मैं रोज इतनी देर तक नहीं सोता। आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, शायद इसीलिए मेरी आंखें नहीं खुल पाई और मैं देर तक सोता रहा। और मैं तो अभी राज्यसभा में भी नहीं पहुंच पाया।
कोई बात नहीं महाराज, अब आप चले जाइए। हाँ हाँ महारानी, मैं जाता हूँ। इतना बोलकर राजा राज्य दरबार में चला जाता है। अरे मंत्री जी, आज मैं इतनी देर तक सोता रहा और आप लोगों ने मुझे जगाया भी नहीं। महाराज, मुझे लगा कि शायद आप ज्यादा थक गए होंगे, इसीलिए मैंने आपको जगाना उचित नहीं समझा। अच्छा अच्छा, ठीक है मंत्री जी, कोई बात नहीं। आज वास्तव में ही मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे सर के ऊपर कोई बोझा रखा हुआ है। महाराज, यदि ऐसी बात है तो आपको वैद्य को बुलाकर दवाई ले लेना चाहिए। हाँ हाँ मंत्री जी, आप एकदम ठीक कहते हैं। हमारे राज वैद्य को बुलाया जाए। राजा का आदेश होते ही सैनिक तुरंत ही वैद्य के पास जाते हैं। वैद्य जी, जल्दी से हमारे साथ चलिए। महाराज की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए उन्होंने आपको बुलाया है। ठीक है सैनिक, चलिए मैं आपके साथ चलता हूँ। वैद्य तुरंत ही राजमहल में पहुंचता है। बोलिए महाराज, आपको क्या तकलीफ है? वैद्य जी, आज सुबह से मेरा सिर भारी लग रहा है। मानो ऐसा प्रतीत होता है जैसे मेरे सिर के ऊपर कोई भारी बोझा रखा दिया गया हो। महाराज, आप परेशान ना हो, मैं आपको दवाई दे देता हूँ, आप ठीक हो जाएंगे। इतना कहकर वैद्य अपने थैले से एक बूटी निकालता है। ये लीजिए महाराज, आप इस दवाई को खा लीजिए। राजा तुरंत ही उस बूटी को खा लेता है। बूटी को खाते ही राजा कुछ देर में ही स्वस्थ हो जाता है। अरे वाह, ये औषधि तो वाकई कमाल की थी। अब तो मैं पूरी तरह स्वस्थ हो गया हूँ। वैद्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए, आपको क्या इनाम चाहिए? महाराज, आप स्वस्थ हो गए, इससे बढ़कर हमारे लिए क्या इनाम हो सकता है? वैद्य की यह बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न होता है। अच्छा महाराज, अब मैं चलता हूँ। ठीक है वैद्य जी, आप जा सकते हैं। इतना सुनकर वैद्य वहाँ से निकल पड़ता है। वैद्य अभी मुश्किल से महल के दरवाजे को ही पार कर पाया था। अरे वैद्य जी, रुकिए, महाराज की तबीयत फिर से बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। आप जल्दी से चलिए। अरे, ये क्या कह रहे हो सैनिकों? हाँ हाँ वैद्य जी, मैं एकदम ठीक कह रहा हूँ। आप जल्दी से हमारे साथ चलिए। अरे, ये क्या? अभी तो महाराज एकदम ठीक हो गए थे, लेकिन अचानक से इन्हें इतनी जोर का बुखार कैसे हो सकता है? आखिर ऐसा कैसे संभव हो सकता है? मेरी जड़ी बूटी विफल कैसे हो सकती है? क्या हुआ वैद्य जी, आप कहाँ खो गए? मंत्री जी, अब मैं महाराज का इलाज नहीं कर सकता। इसका इलाज मेरे पास नहीं है। लेकिन वैद्य जी, यदि इसका इलाज आपके पास नहीं है तो फिर इसका इलाज किसके पास है? मंत्री जी, महाराज को हमारे गुरुदेव के पास जाना चाहिए। बस वही इस संकट का निवारण कर सकते हैं। ठीक है वैद्य जी, लेकिन हम महाराज को इस हालत में कैसे ले जा सकते हैं? मंत्री जी, वहाँ पर महाराज के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं जा सकता। इसके लिए महाराज को वहाँ अकेले ही जाना पड़ेगा। परंतु महाराज इस हालत में अकेले वहाँ कैसे जा सकते हैं? मंत्री जी, आप चिंता न करें। मैं महाराज को एक ऐसी औषधि देता हूँ जिसे खाकर राजा पूरे एक प्रहर के लिए पूरी तरह स्वस्थ हो जाएंगे। फिर राजा अकेले ही हमारे गुरुदेव के पास जा सकते हैं। ये लीजिए महाराज, आप इस दवाई को खा लीजिए। राजा तुरंत ही उस दवाई को खाता है। कुछ देर में ही राजा स्वस्थ हो जाता है। वैद्य जी, मैं आपके गुरु के पास कैसे पहुंच सकता हूँ? आखिर वो मुझे मिलेंगे कहाँ? महाराज, आप यहाँ से सीधे उत्तर दिशा में चले जाइए। हमारे गुरुदेव हिमालय की पहाड़ियों में ही एक शंकर गुफा में मिलेंगे। वो गुफा ही उनका बसेरा है। ठीक है वैद्य जी, अब मैं चलता हूँ।
इतना कहकर राजा अपने घोड़े पर सवार होता है और निकल पड़ता है। राजा चलते चलते काफी दूर निकल जाता है। अरे बाप रे बाप, मैं तो चलते चलते काफी ज्यादा थक गया हूँ। लेकिन यहाँ पर तो 2 रास्ते हैं। मैं किस रास्ते पर जाऊँ ये तो मुझे पता ही नहीं। अब क्या करूँ? मैं किस रास्ते को चुनूं? यदि मुझे देर हो गई तो मैं कभी हिमालय नहीं पहुँच पाऊंगा और मेरे द्वारा चुना गया गलत रास्ता ही मेरी मौत का कारण बनेगा। हे प्रभु, मेरी सहायता करो, मुझे सही रास्ता दिखाओ। अरे क्या हुआ भाई, तुम इतना चिंतित क्यों दिखाई पड़ रहे हो? अरे ये किसकी आवाज है? आसपास तो कोई भी नहीं दिखाई पड़ रहा। अरे भाई, तुम इधर उधर कहाँ देख रहे हो? मैं तो पेड़ पर हूँ और मैं एक तोता हूँ। अरे तोते, मैं क्या बताऊं? मैं हिमालय की शंकर गुफा में जाना चाहता हूँ। मुझे गुरुदेव से मिलना है, लेकिन मुझे इससे आगे का रास्ता तो पता ही नहीं। लेकिन भाई, तुम हो कौन और तुम गुरुदेव से क्यों मिलना चाहते हो? तोते, मैं उज्जैन नगर का राजा वीर प्रताप हूँ। मुझे गुरुदेव से किसी खास कार्य से ही मिलना है। क्या तुम मुझे बता सकते हो वहाँ का सही रास्ता कौन सा है? हाँ महाराज, क्यों नहीं। मैं गुरुदेव को अच्छी तरह से जानता हूँ। वो मेरी भी गुरु है। चलो मेरे साथ, मैं आपको गुरुदेव के पास ले चलता हूँ। इतना कहकर तोता राजा के आगे आगे उड़ने लगता है। अरे तोते, अभी और कितना समय लग जाएगा गुरुदेव के पास पहुँचने में? मेरी तबीयत तो बिगड़ती ही जा रही है। महाराज, बस कुछ ही दूर पर वो गुफा है। आप थोड़ा धैर्य रखिए, मैं आपको जल्दी ही वहाँ पर पहुँचा दूंगा। तोता जल्दी ही उस राजा को उस शंकर गुफा में पहुंचा देता है। गुरुदेव, आंखें खोलिए गुरुदेव, कोई आपसे मिलना चाहता है। क्या हुआ तोता, तुम इतना शोर क्यों मचा रहे हो? गुरुदेव, उधर देखिए, आपसे कोई मिलना चाहता है। कौन हो तुम और तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते हो? गुरुदेव, मेरा नाम वीर प्रताप है और मैं उज्जैन नगर का राजा हूँ। फिर राजा अपनी सारी कहानी उस साधु को बताता है। महाराज, आप दुखी ना हो, मैं आपकी सहायता अवश्य करूँगा। महाराज, जरा आप अपना दाहिना हाथ मुझे दिखाइए। राजा तुरंत ही अपना दाहिना हाथ उस साधु को दिखाता है। हो, तो ये बात है, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। क्या हुआ बाबा, और क्या बुरा हो गया? महाराज, क्या आपने अभी जल्दी ही कोई दूसरा विवाह किया है? हाँ बाबा, मैंने एक दूसरा विवाह भी किया है। पुत्र, इस समस्या का कारण तुम्हारी नई पत्नी ही है। मेरी पत्नी मेरी समस्या का कारण है? लेकिन कैसे बाबा, मैं कुछ समझा नहीं। आप कहना क्या चाहते हैं? बेटा, यदि मैं तुम्हारे पत्नी के बारे में कुछ भी बताऊंगा तो तुम्हें यकीन नहीं होगा। इसीलिए तुम खुद ही अपनी आंखों से अपनी पत्नी की रहस्य को जानो। पुत्र, आज रात तुम सोना नहीं और झूठ मूठ सोने का नाटक कर चुपचाप लेट जाना। फिर सब कुछ तुम अपने आंखों से ही खुद देख पाओगे। और हाँ, याद रखना, आज रात तुम अपने शयन कक्ष में पीने के लिए पानी नहीं रखोगे। ठीक है बाबा, पर मेरी तबीयत तो बिगड़ती ही जा रही है। बेटा, तुम इस दवाई को खा लो
इससे तुम्हें दर्द और थकान का एहसास नहीं होगा। राजा जल्दी से उस दवाई को खा लेता है। अच्छा बाबा, अब मैं चलता हूँ। मुझे कितनी जोर की प्यास लगी है। आज तो इसने पानी भी नहीं रखा है। चलो कोई बात नहीं, कहीं बाहर चलकर ही पीकर आती हूँ। अरे, ये इतनी रात्रि में कहाँ जा रही है? चलो इसका पीछा करता हूँ। इतना सोचकर राजा चुपचाप अपनी पत्नी का पीछा करता है। वह औरत कुछ दूर जंगल में चलने के बाद एक नागिन बन जाती है। यह देखकर राजा के तो होश ही उड़ जाते हैं। अरे राम राम राम, ये तो एक नागिन है। राजा उस सर्पनी का पीछा करता है। सर्पनी चलते चलते एक झरने के पास पहुंचकर पानी पीती है और वापस महल की ओर चल पड़ती है। तभी राजा झट से वहां से भागकर पहले ही महल के भीतर चला जाता है और चुपचाप जाकर लेट जाता है। तभी कुछ ही देर में वह सर्पनी भी आ जाती है। मुझे लगता है राजा गहरी नींद में सो रहा है। यही अच्छा मौका है इसका खून पीने का। सर्पनी की यह बात सुनकर राजा उठकर खड़ा हो जाता है। अरे क्या हुआ महारानी, आप इतनी रात में उठकर क्या कर रही हैं? वो मैं क्या कर रही थी? हाँ, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी थी तो मैं पानी ढूंढ रही थी। अच्छा, ठीक है, मैं पानी लेकर आता हूँ। अरे नहीं महाराज, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब मेरी प्यास चली गई है, आप सो जाइए। अरे महारानी, अब तो मुझे नींद नहीं आ रही, तुम सो जाओ, मैं अभी थोड़ी देर में ही सो जाऊंगा। इतना सुनकर महारानी चुपचाप लेट जाती है। बेचारा राजा जागता रहता है। अगली सुबह होते ही राजा साधु के पास पहुंच जाता है और सारी कहानी साधु को बताता है। महाराज, आपने जिस युवती से विवाह किया है वो कोई मनुष्य नहीं बल्कि एक सर्प रूपी राक्षसी है, जो भोले भाले इंसानों को अपनी झूठी कहानी सुनाती है और फिर उनसे विवाह करती है। उसके बाद वो रोज अपनी पति का खून पीती है तथा उसे 11वें दिन मार देती है। यदि वो सर्पनी 11 दिनों तक तुम्हारी जान ना ले पाई तो वो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी, लेकिन इन 11 दिनों में वो सर्पनी तुम्हें मारने की पूरी कोशिश करेगी। बाबा, अब मैं क्या करूं? उस सर्पनी से कैसे बचूं? बेटा, तुम मेरे इस तोते को ले जाओ और इसे अपने पास ही रखना। जब भी वो सर्पनी तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी तो मेरा ये तोता तुम्हारी रक्षा करेगा। उस सर्पनी से तुम्हें सिर्फ 11 दिन ही बचना है। राजा उस तोते को अपने साथ लेकर चला जाता है। राजा ने उस रात तोते को भी अपने पलंग के पास ही रखा था। मुझे लगता है ये राजा अब सो चुका है। चलो अब अपना काम करती हूँ। इतना सोचकर वह नागिन उठती है और अपने वास्तविक रूप में आ जाती है। तभी तोते की नजर उस पर पड़ती है। महाराज, आंखें खोलिए महाराज, देखिए आपके बिस्तर पर एक सर्प है। राजा के कानों में जैसे ही तोते की यह आवाज गई तो राजा तुरंत ही उठकर खड़ा हो जाता है। अरे क्या हुआ तोते, तुम इतना शोर क्यों मचा रहे हो? महाराज, मैंने अभी देखा कि महारानी एक सर्प बनकर आपको काटना चाहती थी। अरे तोते, तुम कैसी बातें कर रही हो? भला महारानी एक सर्प कैसे बन सकती है? मुझे लगता है तुमने कोई बुरा सपना देख लिया होगा।
महारानी तो सो रही हैं। नहीं महाराज, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैंने अपनी आंखों से देखा है। राजा तो सब कुछ पहले से ही जानता था। अरे तोते, मुझे तो नींद आ रही है, मैं तो सोने जा रहा हूँ। इतना बोलकर राजा फिर से सो जाता है। अरे ये तोता तो कितना दुष्ट है, इसकी वजह से मैं अपना शिकार ना कर पाई। कोई बात नहीं, मैं फिर से अपना काम करती हूँ। इतना सोचकर नागिन फिर से अपने असली रूप में आ जाती है। तभी तोता फिर से चिल्लाने लगता है। अरे तोते, अब क्या हुआ? तुम अब क्यों चिल्ला रहे हो? महाराज, मैंने फिर से देखा महारानी को एक नागिन बनते हुए। लेकिन राजा ने जानबूझकर तोते की बात पर ध्यान नहीं दिया। राजा फिर से सो जाता है। तोते की इस हरकत से उस नागिन को बहुत क्रोध आया। मुझे लगता है इस राजा से पहले मुझे इस तोते के प्राणों को छीनना पड़ेगा। महारानी जी, आप अपना ख्याल रखना, मैं जल्दी ही शिकार से वापस आ जाऊंगा। इतना कहकर राजा वहाँ से चला जाता है। उधर तोता रात भर जगने की वजह से दिन में सो रहा था। अच्छा बेटा, रात भर मुझे परेशान करके तू दिन में सो रहा है, लेकिन अब तू कभी भी इस नींद से नहीं जाग पाएगा। वह सर्पनी तुरंत ही अपने वास्तविक रूप में आ जाती है और तोते को डस लेती है। चलो, जंगल में तो काफी समय गुजार लिया, अब जल्दी से वापस चलता हूँ। अब तो सिर्फ 2 दिन ही बचे हैं 11 दिन पूरे होने में। ये सब कुछ सोचकर राजा वापस महल की तरफ चल पड़ता है। राजा चलते चलते वहीं से गुजरता है जहाँ वह बेचारा तोता मृत पड़ा था। अरे ये क्या? ये तो तोता मेरा ही लगता है। राजा तुरंत ही अपने घोड़े से नीचे उतरता है और उस तोते के पास जाता है। अरे तोते, ये तुम्हें क्या हो गया? तुम्हें किसने मारा है? तुम्हारे शरीर पर तो ये सर्प के काटने के निशान है। इसका मतलब उस दुष्ट ने ही तुम्हें मारा है। मैं उस दुष्ट को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं ऐसा करता हूँ, इस तोते को लेकर साधु बाबा के पास जाता हूँ। बाबा, आंखें खोलिए बाबा, मेरी मदद कीजिए। अरे क्या हुआ पुत्र, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बाबा, उस दुष्ट सरपनी ने इस मासूम को भी मार दिया। क्या? मेरे तोते को मार दिया? अब मैं उस दुष्ट को जीवित नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर साधु अपनी शक्ति से एक तलवार प्रकट करता है। महाराज, आप इस तलवार को लीजिए और उस दुष्ट को खत्म कर दीजिए। लेकिन याद रखना पुत्र, तुम्हें उस राक्षसी को अपने महल में नहीं मारना है। तुम्हें उसे कहीं बाहर ले जाकर मारना है, और तब मारना है जब वो अपनी वास्तविक रूप में आ जाए। तभी तुम उस तलवार से उसके 2 टुकड़े कर सकते हो। तभी वो नागिन खत्म हो जाएगी। उस दुष्ट को मारते ही मेरा प्रिय तोता फिर से जीवित हो जाएगा। ठीक है बाबा, ऐसा ही हो। महारानी जी, यदि आप बुरा ना माने तो आज हम कहीं घूम कर आते हैं। तुम भी तो कितने दिनों से बाहर नहीं गई। हाँ हाँ, ये तो और भी अच्छा है। तुझे मारना मेरे लिए और भी आसान हो जाएगा। क्या हुआ महारानी, आप कहाँ खो गई? कहीं नहीं महाराज, कहीं नहीं। मैं आपके साथ जरूर चलूंगी। फिर राजा और रानी दोनों अपने रथ पर सवार होते हैं और चल देते हैं।
उन लोगों को घूमते घूमते शाम हो जाती है। अरे सारथी, अब तो जल्दी ही रात होने वाली है, इसीलिए हमें किसी से आश्रय लेना चाहिए। वह तीनों जल्दी ही एक नगर के किनारे पहुंच जाते हैं। वहां पर एक बूढ़ी महिला अकेले ही रहती थी। अरे माँ जी, मैं आज रात अपनी पत्नी के साथ आपके घर में आश्रय लेना चाहता हूँ। इसके लिए मैं आपको जितना कहोगी उतना धन दूंगा। हम कल सुबह ही यहाँ से चले जाएंगे। ठीक है बेटा, तुम्हारा जब तक जी चाहे यहाँ पर रह सकते हो। आज तो मैं अपना शिकार खाकर ही रहूंगी। बहुत समय खराब कर लिया इस मूर्ख राजा के पीछे। इतना कहकर वह दुष्ट सर्पनी अपने वास्तविक रूप में आ जाती है। राजा तो इस पल का इंतजार ही कर रहा था। जैसे ही वह सर्पनी राजा की तरफ बढ़ती है, तभी राजा उठ खड़ा होता है और अपनी तलवार से उस नागिन के 2 टुकड़े कर देता है। इस प्रकार वह राजा के हाथों मारी जाती है।